सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 9 का। सुनाओ विद एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है, रैग्नार फ्लॉकी के पास आता है। फ्लॉकी पूछता है बियॉर्न कैसा है और रैग्नार बताता है कि हाँ बियॉर्न सही हो रहा है। इसके बाद फ्लॉकी बोलने लगता है कि यार मैंने अपना 100% दिया, मुझसे जितना हो सकता था मैंने वो सब किया, मगर फिर भी हम कैसे हार गए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम फिर भी कैसे हार गए। जिसका रैग्नार कोई जवाब नहीं देता है और बोलता है कि आज रात को कुछ वाइकिंग्स वापस से ट्राई करेंगे पेरिस के ऊपर अटैक करने का। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रात की तरफ जाता है, जहां लगातार अपनी कुछ साथी वाइकिंग्स के साथ मिलके पानी के सहारे ब्रिज के ऊपर चढ़ जाती है और अंदर आने के बाद एक एक करके वहां के सैनिकों को बड़े ही चुपके से, बड़े ही शांति से मारने लगती है। और उन सैनिकों को मारने के बाद उनकी बॉडीज गिरने भी नहीं दे रही होती है, जिससे कि कोई आवाज ना आए और बाकी के सैनिकों को ना पता चले कि वाइकिंग्स अंदर आ चुके हैं। मगर इसके बाद लगातार जिस सैनिक को मारती है वो चिल्ला देता है, जिसकी वजह से बाकी के सैनिकों को मालूम पड़ जाता है और वो सब वाइकिंग्स के साथ लड़ने लगते हैं। और कुछ सैनिक ऊपर से एक वाइकिंग के ऊपर गरम गरम खौलता हुआ पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो वाइकिंग मर जाती है। अब तक पेरिस के सारे लोगों को मालूम पड़ चुका होता है कि वाइकिंग्स अंदर आ चुके हैं, जिसकी वजह से प्रिंसेस गिजला बोलती है कि भगवान की कृपा से हम लोगों को कुछ ना हो, मगर अगर वाइकिंग्स तुम लोगों के पास आ जाते हैं तो ये मेक श्योर करना कि वाइकिंग्स तुम लोगों को जिंदा ना पकड़ पाए, खुद की जान ले लेना, मगर अपने आप को जिंदा वाइकिंग्स के हवाले मत करना। इसके बाद लगार्था देखती है कि पेरिस के और सोल्जर्स उसकी तरफ आ रहे हैं, तो लगार्था गेट पे आग लगा देती है, जिससे कि गेट टूट जाता है और बाकी के सारे वाइकिंग्स पेरिस के अंदर आने लगते हैं। मगर तभी काउंट ऑर्डो एक ऐसी चक्री को वाइकिंग्स की तरफ भेज देते हैं जिसमें भाले लगे होते हैं और उन भालों की वजह से काफी सारे वाइकिंग्स मर भी जाते हैं। मगर तभी चक्री की रस्सी खत्म हो जाती है, तो काउंट ऑर्डो चक्री को वापस बुलाने का ऑर्डर देते हैं और रोलो चक्री के ऊपर चढ़ के चक्री की दूसरी साइड आके चक्री की रस्सी पे और चक्री के बीच में एक भाला डाल देता है, जिससे कि चक्री वहीं रुक जाती है। और फिर फ्लॉकी रोलो को दूसरा भाला भी देता है, जिसका इस्तेमाल करके रोलो और ज्यादा अच्छी तरीके से चक्री को रोक देता है। अब चक्री के रुकने की वजह से वाइकिंग्स वापस आगे बढ़ने लगते हैं और पेरिस के सोल्जर्स भी वाइकिंग से लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर इन सब के बीच में चालू हो जाता है एक घमासान युद्ध। सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है, जिसकी तबियत खराब हो रही होती है और उसे अपने गॉड ओडिन का हेलुसिनेशन हो रहा होता है। इसके बाद काउंट ओडो पेरिस के राजा के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि वाइकिंग्स ने वापस से अटैक कर दिया है। हमारे इतने सारे सोल्जर्स घायल हो गए जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से अगर आप उन घायल सोल्जर्स के पास जाते हो तो उन्हें मोटिवेशन मिलेगी। मगर पेरिस के राजा जाने से मना कर देते हैं और यार पर्सनली मुझे ये राजा बहुत ही खराब लग रहा है। सीन शिफ्ट होकर वापस वाइकिंग्स के बैटल के ऊपर जाता है, जहां वो लोग ब्रिज के काफी आगे तो पहुंच चुके होते हैं, मगर वो लोग पेरिस सिटी के अंदर नहीं जा पा रहे होते, जिसकी वजह से रोलो सारे वाइकिंग्स को वापस लौटने का ऑर्डर दे देता है। सारे वाइकिंग्स वापस लौटने लगते हैं, मगर सिनरिक और सिगफ्रीड वहीं रह जाते हैं और काउंट ओडो उन दोनों को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है, जिसे कि अब एथेल्स्टन का हेलुसिनेशन आता है, जहां वो रैग्नार की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, मगर जैसे ही रैग्नार उसके हाथ को पकड़ने जाता है वैसे ही एथेल्स्टन जीसस क्राइस्ट बन जाता है और फिर ओडिन। फिर रैग्नार को अपने आसपास ब्लड दिखाई देता है। रैग्नार उसमें काफी डर के सिकुड़ के लेट जाता है और एथेल्स्टन वहां से जाने लगता है, तो रैग्नार उससे बोलता है कि तुम मुझे कहां छोड़ के जा रहे हो, मुझे छोड़ के मत जाओ। और फिर रैग्नार को खुद ही की बॉडी का हेलुसिनेशन होता है कि उसकी बॉडी उसके सामने आई हुई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सिनरिक और सिगफ्रीड को पेरिस के राजा के सामने लाया जाता है और क्योंकि सिनरिक फ्रैंकिया की भाषा बोल सकता है तो काउंट ओडो उससे रोलो के बारे में पता करते हैं। सिनरिक उन्हें रोलो के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके बाद काउंट ओडो बोलते हैं कि शायद सिनरिक हमारे काम आ सकता है और सिगफ्रीड को हमें किसी को बेच देना चाहिए। मगर प्रिंसेस गिजला बोलती हैं कि अगर आप मेरी थोड़ी सी भी केयर करते हो तो आप सिगफ्रीड का सर काट डालोगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वेसेक्स की तरफ जाता है, जहां किंग एग्बर्ट जूडिथ को अपने पास बुलाते हैं और थोड़ी बहुत ऑकवर्ड बातचीत करने के बाद उससे बोलते हैं कि वो उसके दोनों बेटों को, स्पेशली एल्फ्रेड को, अपनी पूरी प्रोटेक्शन देंगे। जब तक वो जिंदा है तब तक जूडिथ के दोनों बेटों को कुछ नहीं होगा, मगर उन्हें भी इन रिटर्न में कुछ रिवॉर्ड टाइप का चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैरागेट में जाता है, जहाँ एक बंदा क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन रिलीजन को फैलाते फैलाते आता है और बोल रहा होता है कि सिर्फ हमारे गॉड रियल है, सिर्फ
वही चमत्कार कर सकते हैं और तुम लोग एक फेक गॉड, फॉल्स गॉड की पूजा करते हो। जो सुन के एशलॉक बोलती है कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम्हारा गॉड रियल होगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे गॉड्स रियल नहीं है, हमारे गॉड्स भी उतने ही रियल हैं। मगर फिर भी जब वो बंदा नहीं मान रहा होता तब एशलॉक उससे उसके क्रिश्चियन गॉड का चमत्कार दिखाने को बोलती है और उसके हाथों में एक जलती हुई रॉड रखवा देती है। मगर उस रॉड से उस बंदे के हाथों को कुछ नहीं होता, उसके हाथ बिल्कुल सही रहते हैं। पर एशलॉक समझ जाती है कि ये कोई चमत्कार नहीं है बल्कि बंदा हमें ट्रिक कर रहा है, तो वो उसके हाथों में एक दूसरी रॉड रखवा देती है जलती हुई, और इस बार उस बंदे के हाथ पूरे के पूरे जल जाते हैं और बंदा दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर पेरिस की तरफ जाता है जहां सिगफ्रीड का गला काटने के लिए उसे लाया जाता है और सिगफ्रीड बोलता है कि मैं मरने से नहीं डरता, मगर मैं चाहता हूं कि जब मेरी गर्दन काटी जाए तब कोई मेरे बाल पकड़ ले ताकि काफी आसानी से और एक झटके में मेरी गर्दन कट जाए। इसके बाद एक बंदा सिगफ्रीड के बाल पकड़ लेता है और एग्जीक्यूशनर जैसे ही सिगफ्रीड की गर्दन काटने जाता है वैसे ही सिगफ्रीड अपने बालों को खींच लेता है, जिसकी वजह से जिसने सिगफ्रीड के बाल पकड़े होते हैं उसकी उंगलियां कट जाती है और सिगफ्रीड जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वेसेक्स की तरफ जाता है जहां जूडिथ किंग एग्बर्ट के रूम में उन्हें उनका इनाम देने के लिए आती हैं। सीन शिफ्ट होकर वापस पेरिस की तरफ जाता है जहां हम देखते हैं कि सिगफ्रीड की गर्दन काट के लटका दी गई होती है और पेरिस में काफी सारी जगह एक अननोन घातक बीमारी फैल रही होती है जिससे कि पेरिस के बहुत सारे लोग बीमार हो रहे होते हैं और इन सभी को सही से इलाज नहीं मिल पा रहा होता है और वाइकिंग्स के सिटी के बाहर होने की वजह से ये लोग सिटी से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ये लोग जैसे ही सिटी से बाहर जाएंगे दवाइयाँ लेने या फिर खाना वाना लेने, वैसे ही वाइकिंग्स इन्हें जान से मार डालेंगे। जिसकी वजह से काउंट ओडो पेरिस के राजा से बोलते हैं कि हम लोगों को वाइकिंग्स के साथ कोई ना कोई तरह का समझौता तो करना ही पड़ेगा ताकि वो लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अब सिटी के अंदर खाना भी खत्म हो रहा होता है और ये लोग ऑब्वियसली बाहर जाके और खाना ला भी नहीं सकते। मगर प्रिंसेस गिस्ला अपने फादर और पेरिस के राजा को बोलती है कि नहीं, हम लोगों को वाइकिंग्स के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। मगर पेरिस के राजा बोलते हैं कि मुझे इस बात पे सोच विचार करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आगे हमें रैगनार दिखाया जाता है जिसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो रही होती है एंड प्रोबेबली रैगनार को भी वही बीमारी हुई है जो कि पेरिस के अंदर के लोगों को हुई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथेलवुल्फ के ऊपर जाता है जो कि मर्सिया से अपने मिशन को कंप्लीट करके वापस वेसेक्स आ चुका होता है और किंग एग्बर्ट एथेलवुल्फ को कांग्रेचुलेट करते हैं कि एथेलवुल्फ ने अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया। इसके बाद एथेलवुल्फ बताता है कि प्रिंसेस कुंथ्रित ने उसे सेड्यूस करके अपनी तरफ करने की कोशिश करी थी मगर एथेलवुल्फ सेड्यूस नहीं हुआ था, जिसपे किंग एग्बर्ट बोलते हैं कि हाँ, मुझे मालूम था कि कुंथ्रित कुछ ऐसा ट्राई करेगी मगर मुझे ये भी मालूम था कि तुम उसके झांसे में नहीं आओगे। और किंग एग्बर्ट बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ भी ये सुन के काफी खुश होगी, जिसपे जूडिथ बोलती है कि हाँ, मैं खुश तो हूँ मगर मैं इतनी हिपोक्रेट नहीं हूँ कि ऐसा बोलूं। जिसके बाद एथेलवुल्फ बोलता है कि तुम्हारे और एथेल्स्टन के बीच में जो कुछ भी हुआ मैं उसके ऊपर गुस्सा तो हूँ मगर यही भगवान की इच्छा थी। मैं भगवान की इच्छा को समझ तो नहीं पा रहा हूँ मगर मैं भगवान की इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि मैं उनकी इच्छा के सामने झुकने को तैयार। इसके बाद एथेलवुल्फ किंग एग्बर्ट से पूछता है कि क्या आपने मुझे मर्सिया सिर्फ इसीलिए भेजा था ताकि कुंथ्रित मुझे जान से मार सके और आपको एक कारण मिल जाए मर्सिया के ऊपर अटैक करने का, जिसपे किंग एग्बर्ट एक्टिंग करते हुए बोलते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे बेटे हो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। आज तक इंग्लैंड में कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने शांति से आराम से अपने किंगडम को अपने बेटे को सौंप दिया हो, मगर मैं पहला ऐसा राजा बन के दिखाऊंगा जो कि अपने बेटे को अपनी पूरी रियासत देगा और मैं सिर्फ तुम्हें वेसेक्स का किंगडम ही नहीं दूंगा बल्कि इस पूरे इंग्लैंड का किंगडम दूंगा। जिसके बाद एथेलवुल्फ अपने फादर की बात मान जाता है मगर हम ऑडियंस समझ पा रहे होते हैं कि यहाँ पे किंग एग्बर्ट सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, यानी कि उनकी रियल इंटेंशंस कुछ अलग ही हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वाइकिंग्स के ऊपर जाता है जिनके पास पेरिस के सोल्जर्स आते हैं। उनके साथ सीनरिक भी होता है जो कि सारे वाइकिंग्स को बताता है कि पेरिस के राजा समझौता करना चाहते हैं ताकि वाइकिंग्स यहाँ से चले जाएं। बियॉन्ड बोलता है कि आखिर हमें क्या मिलेगा अगर हम यहाँ से चले जाते हैं, तो जिसपे सीनरिक बोलता है कि ये सारी चीजें एक मीटिंग में डिसाइड होगी कि वाइकिंग्स कितने पैसे लेंगे यहाँ से जाने का और ये मीटिंग पेरिस के बाहर होगी जहाँ कोई भी हथियार वगैरह नहीं लाएगा। बियॉन्ड बोलता है ठीक है, हम लोग कल अपना डिसीजन बताएंगे। जिसके बाद पेरिस के सिपाही सीनरिक को अपने साथ ले जाने लगते हैं मगर तभी रोलो उन्हें रोकता है और सीनरिक की रस्सियां काट के उसे आजाद कर देता है और उसे अपने साथ ले लेता है। इसके बाद पेरिस के सिपाही वहां से चले जाते हैं और लगातार रैगनार से बोलती है कि आखिरकार हम क्यों ही पेरिस के लोगों के साथ समझौता करें। जिस पे रैगनार बोलता है कि हमने 1000 से ज्यादा अपने वाइकिंग्स को खो दिया है, ठंडियां आ रही हैं, क्या तुम्हें और कोई रीजन चाहिए। मगर इसके बाद भी सब बोल रहे होते हैं कि नहीं, हम लोगों को पेरिस के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। मगर फिर रैगनार बोलता है कि मैं किंग अपनी मर्जी से नहीं बना और इसलिए नहीं बना कि मैं किंग बनना चाहता था, मैं दूसरों के एक्शंस की वजह से किंग बनाऊं और किंग सब पर रूल करता है। यहाँ ना तुम्हारा कहना चलेगा, ना तुम्हारा कहना चलेगा, ना तुम्हारा कहना चलेगा, तुम सब बस मेरी बात
बात मानोगे। और तुम सब ने अपने अपने प्लान्स के अनुसार पेरिस के ऊपर अटैक करने का ट्राई किया, मगर तुम सभी के प्लान्स फेल हो गए। मगर मैं फेल नहीं होऊंगा और कल हम जाके पेरिस के साथ समझौता करेंगे। और फिर रैग्नार सीनरी को अपने साथ कहीं ले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैटागेट की तरफ जाता है, जहाँ एक वाइकिंग एशलॉक के पास आके उससे पूछता है कि उस क्रिश्चियन बंदे का क्या किया जाए, और एशलॉक जवाब देती है कि मार डालो उसे जान से। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है, जो कि सीनरी के साथ काउंट ओडो से मिलने आया होता है। और काउंट ओडो बोलते हैं कि अगर रैग्नार सारे वाइकिंग्स को लेके वापस चला जाएगा तो काउंट ओडो 5700 किलो सोना और चांदी रैग्नार को देंगे। मगर रैग्नार बोलता है कि ये काफी नहीं है, उसे बैप्टाइज भी होना है। रैग्नार बोलता है कि वो मर रहा है, जिसकी वजह से वो बैप्टाइज होना चाहता है, ताकि जब वो मरे तब वो क्रिश्चियंस के हेवन में जाके अपने पुराने फ्रेंड एथेल्स्टन से मिल पाए। मगर वहां खड़ा प्रीस्ट मना कर देता है और बोलता है कि अगर रैग्नार बैप्टाइज हो जाता है तो वो हेवन नहीं बल्कि हेल जाएगा। और रैग्नार उसे डराते हुए बोलता है कि तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते। काउंट ओडो रैग्नार को बैप्टाइज करवाने के लिए मान जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग इसकी प्रिपरेशंस कर देंगे। मगर रैग्नार बोलता है कि नहीं, मुझे अभी यहीं पर बैप्टाइज होना है। जिसके बाद वो प्रीस्ट रैग्नार को बैप्टाइज करने लगता है। उतने में ही वहां पे बाकी वाइकिंग्स भी आ जाते हैं, जो कि इस चीज को देख के काफी गुस्सा हो जाते हैं रैग्नार के ऊपर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टाटा।